नमस्कार, कैसे हैं सभी लोग। क्लासेस कंटिन्यू करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले तो एक मैसेज दे दें आप लोगों को कि कल हमने एक असेसमेंट रखा था मॉक टेस्ट 5 DSSB 2022 के लिए, और उसके लिए हमने प्रॉपर वीडियो भी किया था 2 मिनट का। तो उसका जो लिंक है टेस्ट का, जो टाइम बाउंड टेस्ट है, एक टाइम बाउंड टेस्ट है, 40 मिनट का समय दिया गया है उसमें, और उसका जो लिंक है आपको हमारे कल के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। तो जो भी एस्पिरेंट्स हमारा ये सेशन देख रहे हैं, हमारा ये लेक्चर सेशन देख रहे हैं, वो उस मॉक टेस्ट 5 को फ्री ऑफ कॉस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं और अपना असेसमेंट जान सकते हैं। दूसरी बात, बच्चे बार बार एक क्वेश्चन रिपीटेडली पूछ रहे हैं कि सर DSSB का नोटिफिकेशन कब आएगा, DSSB की वैकेंसी कब आएगी। जब हमने 4 महीने पहले ऑलरेडी आपको बता दिया था कि 9 महीने बाद में एग्जाम होगा, 8 से 9 महीने बाद में, तो इस क्वेश्चन का कोई तर्क नहीं है। DSSB का नोटिफिकेशन चाहे से अगले हफ्ते आए या 1 महीने बाद में आए, एग्जाम मई से जून के बीच में 100% हो जाएगा। आपका काम जो है वो केवल कर्म करना है, ये देखना नहीं है कि DSSB की नोटिफिकेशन कब आएगी, एम्स नॉर्सेट 2022 की नोटिफिकेशन कब आएगी, RRB कब आएगा, ESIC कब आएगा। अपने आप को प्रिपेयर रखिए ताकि जब भी नोटिफिकेशन आता है, जब भी एग्जाम कंडक्ट होता है, आप अपने आप को पूरी तैयारी के साथ में अपना 100% एग्जाम में दे पाए। तीसरी बात, ये प्रॉब्लम हमारे साथ ही क्यों है। आज ऑनेस्टली अपने आप से एक सवाल पूछिएगा कि आपने क्या आज तक किसी और एस्पिरेंट को, किसी IAS IPS की प्रिपरेशन कर रहे एस्पिरेंट को देखा ये पूछते हुए कि IAS का UPSC का नोटिफिकेशन कब आएगा? नहीं। LDC की प्रिपरेशन कर रहे एस्पिरेंट को देखा है कभी ये पूछते हुए कि LDC की पोस्ट के लिए SSC का या स्टेट का नोटिफिकेशन कब आएगा? नहीं। तो हम ही क्यों पूछते हैं? दिक्कत है। प्रॉब्लम क्या है? हम ये सोचते हैं कि नोटिफिकेशन आ गया, तैयारी की जरूरत नहीं है, सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं होगा, पढ़ना पड़ेगा, और अब तो और भी ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। हमने आपको एक बहुत ही बड़ा हिंट दिया था महीने भर पहले। हमारी रीच जितनी ज्यादा आगे पहुंचेगी, नर्सिंग स्मार्ट की रीच जितनी ज्यादा आगे पहुंचेगी, मेरिट उतनी ही ज्यादा आगे जाएगी। रीजन, क्योंकि नर्सिंग के कैंडिडेट्स के पास नर्सिंग ऑफिसर की प्रिपरेशन के लिए जितने कोचिंग सेंटर्स हैं, कोई भी आपको पार्ट 1 की प्रिपरेशन नहीं कराता। सब 1-1, 2-2, 3-3 क्लासेज रखवा करके छोड़ देते हैं। और आप देख रहे होंगे कि पिछले 1.5 महीने से हमने अभी तक रिपीटेडली सेम टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आपको करा दिए हैं। और आज के इस सेशन के लास्ट में भी हम मैथमेटिक्स के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं, अरिथमेटिक एबिलिटी को लेकर के, जो क्वेश्चंस प्रीवियस एग्जाम्स में आ रखे हैं, DSSB में या SSC में या और किसी एग्जाम में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और बच्चे, आप ये कतई नहीं समझे कि आपने अभी तक 5-6 टॉपिक कराए। हमारे 5 टॉपिक में से 7 से 8 क्वेश्चन मिनिमम आपको देखने को मिलेंगे। तो अपकमिंग DSSB का एग्जाम होने वाला है। ये थी हमारी कुछ एक बातें आप लोगों को लेकर के, आप लोगों की स्टडीज को लेकर के, अपकमिंग एग्जाम्स को लेकर के। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को हम कंटिन्यू करेंगे। एक छोटा सा डिस्कशन कर लें क्या भाई? आप लोगों में से तो कोई बच्चे ऐसे नहीं है ना कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पढ़ रहे हैं तो सर ECG पढ़ा दो आप, और ECG में भी क्या पढ़ा दो, ECG रीड करना पढ़ा दो। भाई ये डॉक्टरी हमें नहीं आती है, पहले बताए थे हम आपको ECG पढ़ाएंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, लेकिन DSSB और नॉर्सेट के एग्ज़ाम के पर्पज़ से पढ़ाएंगे, बहुत लेंथ में पढ़ाएंगे, आपको बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे। लेकिन जो बच्चे ये सोच रहे होते हैं ना कि सर एक बार ECG पढ़ा दो और हम ECG सीख जाएंगे, रीड करना सीख जाएंगे, वो कृपया प्लीज़ थोड़ा सा रहने दीजिए आप। नहीं हो पाएगा दोस्तों, नहीं हो पाएगा, हमसे भी नहीं हो पाएगा, और आपका तो सॉरी हमें पता नहीं है क्या कर पाएंगे या क्या नहीं कर पाएंगे इस मामले में। और हम ये चीज़ें क्यों बोलते हैं कि रहने दीजिए यार ऐसी चीज़ें। आपका जो प्रिपरेशन है ना, आपकी जो स्टडीज़ हैं, वो एग्जाम सेंटर्ड, रिजल्ट ओरिएंटेड होनी चाहिए कि आप जो मोटिव आपने, जो ऑब्जेक्टिव आपने ले रखा है, उसमें रिजल्ट गिविंग होनी चाहिए। ECG आपको रिजल्ट नहीं देने वाली। हालांकि चलो लास्ट में हम एक चीज़ बोल देते हैं, ECG जो है हम एग्जाम्स के पर्पज से लगभग बेस्ट ही पढ़ाएंगे, ठीक है भाई। ये कहावत है, बाबा सबको कहे बाबा को कौन कहे, तो वैसी कहावत हमने बना दी, बाबा सबको पाले बाबा को कौन पाले। मतलब कि जो ब्लड वेसल्स हमारी पूरी बॉडी को जाकर के ब्लड सप्लाई कर रही हैं, उनको खुद को ब्लड सप्लाई कौन करेगा।
जो ब्लड वेसल्स सबको ब्लड सप्लाई कर रही हैं, उनको ब्लड सप्लाई कौन दे, उनको ब्लड की सप्लाई कौन करेगा। देखिए, दो तरीके की ब्लड वेसल्स हो सकती हैं। किस तरीके की? आर्टरी और वेन की बात नहीं कर रहे हैं हम। एक ब्लड वेसल्स जिनकी वॉल्स जो हैं बहुत ही ज्यादा क्या हैं, थिक है। ये यहां पर देख लीजिए, जिस ब्लड वेसल की वॉल जो है वो बहुत ज्यादा थिक है। एक ब्लड वेसल जिसकी वॉल जो है वो बहुत ही ज्यादा थिन है। ये समझ लीजिए दूसरी तरीके की ब्लड वेसल है। समझ रहे हैं आप इस चीज को? जो थिक वॉल्ड, ये थिक है, ये वॉल जो है इसकी क्या है भाई, थिक है। और वॉल में क्या है भाई, 3 लेयर्स हैं। आउटर मोस्ट 2 लेयर, एक लेयर जो है अंदर की साइड में, 2 लेयर्स जो है वो आउटर साइड में, मतलब अंदर से आउटर की साइड में 2 लेयर्स हो गई। इनर मोस्ट लेयर को हमने क्या बोला था, एंडोथीलियम बोला था। आउटर लेयर्स को क्या बोला, बीच वाली लेयर तो मीडिया, ट्यूनिका मीडिया, और आउटर मोस्ट लेयर क्या है, एडवेंटिसिया। एंडोथीलियम जो सबसे अंदर की लेयर है, वो तो देखिए ना, इस फ्लोइंग ब्लड के, इस ब्लड फ्लो के डायरेक्टली टच में है। तो आते जाते से करेंसी एक्सचेंज करके, हाँ भैया 5 रुपए ऑक्सीजन दियो, 5 रुपए का न्यूट्रिशन दियो हमें, उससे वो तो एक्सचेंज कर लेगी। ये जो एंडोथीलियम है, इनर मोस्ट लेयर, ये तो जो फ्लोइंग ब्लड है इससे एक्सचेंज कर लेगी डायरेक्टली, डिफ्यूजन के थ्रू या फिर ऑस्मोसिस के थ्रू। लेकिन इनको कौन देखे, जो ये थिक लेयर है, जो आउटर वाली लेयर्स हैं, उनको कौन देखे? तो उनके लिए ब्लड सप्लाई करने का काम कौन करता है भाई? एक नेटवर्क होता है कैपिलरीज की तरह से, उन्हें कैपिलरीज नहीं बोलते, कैपिलरीज की तरह से ये एक वाइड नेटवर्क होता है। और एग्जाम्स का रिपीटेडली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और उस नेटवर्क को हम क्या बोलते हैं भाई, वेजा वेजोरम। गलत नहीं होना चाहिए भाई। बाबा सबको खिलाए खाना, बाबा को कौन खिलाए? तो भाई जो थिक वॉल्ड ब्लड वेसल्स हैं, उनकी आउटर लेयर जो है ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका एडवेंटिसिया को ब्लड सप्लाई किससे मिलती है? एक ब्लड वेसल्स का ही, कैपिलरीज की तरह से ब्लड वेसल्स का ही नेटवर्क है, उसे हम बोलते हैं वेजा वेजोरम। कंट्रोल ऑफ ब्लड वेसल डायामीटर। भाई ब्लड वेसल्स जो हैं, उनका जो ये डायामीटर है, ये डायामीटर, इसको कंट्रोल कौन करता है? इसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? कोई ना कोई सेंटर होगा ब्रेन में। ब्रेन में कोई सेंटर होगा, जी है, मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर सेंटर है भाई इसका, एक मेडुला ऑब्लोंगेटा। और उस सेंटर को हम क्या बोलते हैं? वेजोमोटर सेंटर। ये वेजोमोटर सेंटर जो है वो ब्लड वेसल्स के डायमीटर को कंट्रोल करने का काम करता है। ब्लड वेसल्स का डायमीटर कंट्रोल होगा, यानी या तो ये वेजोमोटर सेंटर जो है मेडुला ऑब्लोंगेटा का, या तो ब्लड वेसल्स के डायमीटर को क्या करेगा? कम करेगा, यानी रिडक्शन करता है, या ब्लड वेसल्स के डायमीटर को क्या करता है भाई? ज्यादा करता है। या तो रिड्यूस करता है, इसको रिड्यूस करता है, या फिर इसको इंक्रीज करता है। या तो इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है। इसका मतलब इंक्रीज होगा तो ब्लड फ्लो यहां से बढ़ेगा, डिक्रीज होगा तो ब्लड फ्लो जो है वो कम होगा। एग्जाम्स का अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वेजा वेजोरम के बाद में कि ब्लड वेसल्स के डायमीटर को कंट्रोल कौन करता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा का। मेडुला ऑब्लोंगेटा में वेजोमोटर सेंटर होता है जो कि ब्लड वेसल्स के डायमीटर को कंट्रोल करने का काम करता है, और इसी से ब्लड वेसल के अंदर कितना ब्लड बहेगा, कितना ब्लड फ्लो होगा, वो डिफाइन होता है, वो डिसाइड होता है, वो डिटरमाइन होता है। अब इनकी जो वॉल है, किसकी? ब्लड वेसल्स की। इसकी सबसे इंपॉर्टेंट लेयर कौन सी है भाई? आपको डिस्कस किया हमने कल ही। सबसे बीच की जो लेयर है ट्यूनिका मीडिया, किससे बनी होती है? मसल से बनी होती है। कौन सी मसल होती है भाई? स्मूथ मसल्स होती हैं। ये स्मूथ मसल्स जो हैं वो क्या किसी नर्वस सिस्टम से अफेक्टेड है क्या? यस, एएनएस से सप्लाइड रहती हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से सप्लाइड रहती हैं, जो कि क्या करती हैं? इनको स्टिमुलेट करती हैं या इनको रिलैक्स करती हैं, जिसके हिसाब से इनका डायमीटर जो है वो कम या ज्यादा होता है। वेजो कंस्ट्रिक्शन या वेजो डायलेशन होता है। डिस्कस करेंगे वेजो कंस्ट्रिक्शन और वेजो डायलेशन क्या होता है। हालांकि आप सभी लोग समझते होंगे, बेसिक टर्म्स हैं वेजो कंस्ट्रिक्शन और वेजो डायलेशन। हमने कल एक चीज और डिस्कस की थी, जो सबसे छोटी आर्टरीज होती हैं। सबसे छोटी आर्टरीज क्या बोलते हैं? इनको हम आर्टीरियोल्स। आर्टीरियोल्स की जो वॉल्स हैं वो लगभग किससे बनी होती हैं?
केवल और केवल स्मूथ मसल से बनी होती है वॉल जो है। बाहर की हल्की सी ट्यूनिका एडवेंटिशिया होती है, अंदर में एंडोथेलियम होती है, उसके अंदर जो वॉल जो है वो मैक्सिमम उसके अंदर क्या होता है, ये मसल होती है। हालांकि वॉल में साथ में और क्या होता है भाई, इलास्टिक फाइबर भी होता है, लेकिन आर्टेरियोल्स की वॉल के अंदर इलास्टिक फाइबर बहुत ही कम होता है, वो लगभग मसल से, स्मूथ मसल से बनी हुई होती है। एक चीज समझिएगा आप इस चीज को, इसका मतलब ये आर्टेरियोल्स जो हैं वो नर्वस सिस्टम के द्वारा, नर्वस एक्टिविटी के द्वारा सबसे ज्यादा रेगुलेट होती हैं। ये नर्वस एक्टिविटी जो है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की नर्वस एक्टिविटी जो है वो आर्टेरियोल्स पर ही सबसे ज्यादा अपना इफेक्ट डालती हैं, सबसे ज्यादा इन्हीं को रेगुलेट करती हैं। और किसी कंपेरेटिवली इन कंपैरिजन टू अदर आर्टरीज, जो बड़ी आर्टरीज हैं। अगर हमने बड़ी आर्टरीज की बात की तो जैसे हम एओर्टा की बात करें, किसकी बात करें भाई, एओर्टा की बात करें, तो एओर्टा की जो वॉल जो है, हमने वॉल किसकी बात की भाई, एओर्टा की जो वॉल है, हमने बात की एओर्टा की वॉल की, हमने बात की आर्टेरियोल की वॉल की। एओर्टा क्या भाई, बहुत बड़ी आर्टरी है, बहुत बड़ी ब्लड वेसल है। एओर्टा बहुत बड़ी वेसल, आर्टेरियोल क्या है, सबसे छोटी वेसल। क्लियर है, सबसे छोटी वेसल्स। एओर्टा की जो वॉल है उसके अंदर क्या होगा, मींस हम ट्यूनिका मीडिया की बात कर रहे हैं, आर्टेरियोल की ट्यूनिका मीडिया की हमने बात की, मैक्सिमम क्या है भाई, मसल ही है। मसल का मतलब वहां पर समझ जाइएगा स्मूथ मसल। लेकिन जितनी ज्यादा बड़ी आर्टरी, मसल उतनी ही कम, तो सबसे ज्यादा क्या भाई, इलास्टिक फाइबर। सबसे ज्यादा क्या भाई, इलास्टिक फाइबर या इलास्टिक टिश्यू, जो कि कनेक्टिव टिश्यू का एक टाइप है। क्या फायदा हुआ भाई, इलास्टिक फाइबर से बने होने का क्या फायदा हुआ एओर्टा की वॉल को। इलास्टिक फाइबर किसमें हेल्प करते हैं, इलास्टिसिटी में। इलास्टिसिटी किसको बोलते हो भैया, आप रबर को आपने खींचा छोड़ दिया, मतलब कि आप किसी चीज को खींचो और वो वापस अपनी स्थिति में आ जाए, अपनी शेप को रीगेन कर ले, वो होती है किसी भी चीज की इलास्टिसिटी। अगर आप किसी चीज को खींचो और वो अपनी शेप में वापस नहीं आ पाए, इसका मतलब उसकी इलास्टिसिटी प्रॉपर नहीं है। अब देखिएगा, जब हार्ट जो है वो ब्लड पंप करता है तो एओर्टा में सबसे ज्यादा प्रेशर एक बार एओर्टा के ऊपर पड़ता है। सोचिए आप, जिस समय पंप हुआ ब्लड, उस समय तो ये क्या होगी, एक्सपेंड होगी। उस समय तो क्या होता है, ये एक्सपेंशन होता है किसका, एओर्टा का। लेकिन जब ब्लड नहीं आ रहा, जब ब्लड नहीं है, तो क्या हो जाती है, उसकी रिकोइलिंग हो जाती है। क्या हो जाती है भाई, रिकोइलिंग। थोड़ी सी सिकुड़ जाती है, पूरा नहीं, कोलैप्स नहीं हो जाती, रिकोइलिंग हो जाती है। पहले तो चीज ऐसे हुई, बाद में ऐसे हो गई, पहले तो एओर्टा ऐसे हो गई, बाद में वापस ऐसे हो गई। तो ये एक्सपेंशन इसका और रिकॉइलिंग इसका किसकी वजह से है, इलास्टिक फाइबर की वजह से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और दोनों में डिफरेंस समझिएगा। हमें नहीं पता दोस्तों आपको कहां से क्या चीजें सीखने को मिलती हैं, लेकिन हम आपको अपनी जो लगभग डेली 1 घंटे की क्लासेज होती हैं उसमें ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें आपको डिस्कस करेंगे कि ऐसी चीजों में क्या डिफरेंस है। आर्टेरियोल सबसे छोटी ब्लड वेसल्स हैं आर्टरीज में, जिनकी वॉल जो है केवल मसल से बनी हुई है, जिनकी वॉल केवल मसल से बनी हुई, इसलिए ये नर्वस एक्टिविटी से सबसे ज्यादा रेगुलेट होती हैं और बीपी को रेगुलेट करने का काम करती हैं। कैसे, बीपी कम हुआ तो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगा, कंस्ट्रिक्ट होंगी, वेजो कंस्ट्रिक्शन होगा, बीपी को बढ़ाएंगी। बीपी कम हुआ, बीपी ज्यादा हुआ तो क्या हो जाएंगी, डायलेट हो जाएंगी, नर्वस अंडर नर्वस इफेक्ट, और क्या हो जाएंगी, वेजो डायलेशन कोज करेंगी, और वेजो डायलेट हो जाएंगी, और वेजो डायलेशन से क्या करेंगी, थोड़ी सी एक्सपेंड हो जाएंगी, डायमीटर बढ़ा लेंगी, जिससे ब्लड फ्लो जो है वो ग्रेटर जगह में कम प्रेशर के साथ में बढ़ेगा, बीपी कम होगा। मतलब बीपी को डायरेक्टली रेगुलेट कर पाती हैं, किस वजह से, केवल मसल की बनी हुई है, केवल और केवल उनकी जो वॉल है, वॉल का मतलब हम यहां पर मिडिल लेयर से कर रहे हैं, वॉल जो है वो केवल और केवल स्मूथ मसल से बनी हुई है, इलास्टिक फाइबर ना के बराबर है। लेकिन अगर सबसे बड़ी वेसल्स में बात करें, किसमें, आर्टरीज में, तो एओर्टा को देखिए, उसकी वॉल जो लगभग इलास्टिक फाइबर से बनी हुई है, मसल बहुत कम है। क्या फायदा हुआ, क्योंकि वो एक्सपेंड और रिकोइलिंग इजीली कर सकती हैं, ताकि ब्लड पंप करते समय में इजी हो, किसको, एओर्टा को कोई दिक्कत नहीं हो। अगर ये मसल की बनी हुई होती तो ये एक्सपेंशन और जो रिकोइलिंग जो है वो इजीली नहीं हो पाता, क्योंकि रिकोइलिंग होना मसल की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, ये कैरेक्टरिस्टिक ये इलास्टिसिटी के अंदर आता है, तो उसके लिए इलास्टिक फाइबर चाहिए। इसलिए एओर्टा की वॉल जो है वो मैक्सिमम इलास्टिक फाइबर से ही बनी हुई होती है। समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे बड़ी वेसल्स और सबसे छोटी वेसल्स के बीच में डिफरेंस समझिएगा। अब अगर आपको कोई पूछ ले कि ब्लड फ्लो को डिटरमाइन करने का सबसे बड़ा फैक्टर क्या है, ब्लड फ्लो को डिटरमाइन करने का सबसे बड़ा फैक्टर है ब्लड वेसल्स का डायामीटर। ठीक है, कैसे जी, ब्लड वेसल्स का, ये नॉर्मली ब्लड वेसल है, ब्लड इस फ्लो में बह रहा है इसके अंदर,
दो सिचुएशन देखिए भाई इसकी कैसे कैसे। पहली सिचुएशन में ब्लड वेसल का जो डायमीटर है हमने क्या कर दिया, बढ़ा दिया, तो क्या होगा, ब्लड आराम से, ज्यादा ब्लड और कम प्रेशर, मोर ब्लड लेकिन कम प्रेशर। समझ पा रहे हैं इसको आप चीज को, ज्यादा ब्लड और कम प्रेशर पे बहेगा। लेकिन दूसरी सिचुएशन में हमने इसको क्या कर दिया, डायमीटर कम कर दिया, इसका मतलब कम ब्लड बहेगा और प्रेशर जो है वो क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। मतलब कि उतना ही ब्लड या थोड़ा कम ब्लड, ब्लड प्रॉपर नहीं आ पा रहा, थोड़ा कम ब्लड बह पा रहा है और प्रेशर जो है वो ज्यादा जाएगा। समझिएगा आप इस चीज को, इसको आप ऐसे समझिएगा कि ज्यादा ब्लड जो है वो अंडर लेस प्रेशर जो है वो फ्लो कर रहा है, क्योंकि जगह खुली है, जगह काफी ज्यादा खाली है हमारे पास में, इसलिए कोई दिक्कत नहीं हो रही। यह सबसे बड़ा फैक्टर है ब्लड फ्लो का डायमीटर के साथ में, यानी जितना ज्यादा डायमीटर उतना ही ज्यादा ब्लड फ्लो। अब यहां पर एक चीज और देखिए, यह डायमीटर क्या चीज है भाई, ये ब्लड वेसल का डायमीटर क्या चीज है, यानी इसकी जो ल्यूमन है वो पेरिफेरी में जो ल्यूमन है, ये इसको आप कोई वेसल समझिए, इसके अंदर से ब्लड बह रहा है, तो ये जो इसकी पेरिफेरी है, यानी कि इसको हम क्या बोलेंगे, इस ब्लड फ्लो को डायमीटर के साथ में जो रिलेशन है उसको हम क्या बोल सकते हैं भाई, पेरिफेरल रेजिस्टेंस। पेरिफेरल रेजिस्टेंस। अब आप बोलोगे कि साहब इसको कैसे, ये पेरिफेरल रेजिस्टेंस का मतलब क्या हुआ जी, यहां पर जी डिस्कस करते हैं। यानी कि ये जो वेसल है इसकी जो पेरिफेरी है जो रजिस्टर कर रही है ब्लड फ्लो को अकॉर्डिंग टू डायमीटर, यानी कम डायमीटर है तो ज्यादा रेजिस्टेंस है, ज्यादा डायमीटर है तो कम रेजिस्टेंस है। समझ रहे हो आप इस चीज को, यानी कि खुला है तो रेजिस्टेंस ज्यादा नहीं हो रही, और थोड़ा संकरा है, नेरो है, तो रेजिस्टेंस उतनी ही ज्यादा लग रही है। इसका मतलब ये पेरिफेरल रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसमें, बीपी के डिटर्मिनेशन और उसके रेगुलेशन में। बीपी के रेगुलेशन और उसके डिटर्मिनेशन में ब्लड वेसल का डायमीटर और उसकी पेरिफेरल रेजिस्टेंस सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। समझिए आप इस चीज को, इसी चीज को हम दो सिचुएशंस में समझेंगे कैसे, यानी डायमीटर कम हुआ तो ब्लड वेसल क्या होगी भी, कंस्ट्रिक्ट हो गई, इसे हम बोलते हैं वेजो कंस्ट्रिक्शन। क्या बोलेंगे भाई, वेजो कंस्ट्रिक्शन। वेजो कंस्ट्रिक्शन यानी ल्यूमन कम हो गई, ल्यूमन कम हो गई मतलब ब्लड प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा, यानी पेरिफेरल रेजिस्टेंस क्या हो गई, बढ़ गई, पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। वेजो कंस्ट्रिक्शन पर पेरिफेरल रेजिस्टेंस क्या होगी, ज्यादा होगी। वेजो डायलेशन, अगर वेसल का डायमीटर ज्यादा होगा तो वेजो डायलेशन है, उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, वेजो डायलेशन। इसका मतलब पेरिफेरल रेजिस्टेंस जो है वो क्या हो गई, कम हो गई। यहां पर पेरिफेरल रेजिस्टेंस जो क्या हो रही थी, ज्यादा हो रही थी। जितनी ज्यादा पेरिफेरल रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा बीपी, जितना ज्यादा ल्यूमन, जितना ज्यादा डायमीटर उतनी ही पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम और उतना ही बीपी भी कम। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, दिमाग में रखिएगा। अब हमने यहां पर दो चीजें डिस्कस की हैं, किसी भी ब्लड वेसल में उसके ब्लड फ्लो के लिए सबसे इंपॉर्टेंट डिटरमाइन करने वाला फैक्टर कौन सा है, ब्लड वेसल का डायमीटर। ऐसे ही बीपी को डिटरमाइन करने वाला एक मेजर फैक्टर क्या है, यहां पर ब्लड फ्लो में ब्लड वेसल के डायमीटर से रिलेटेड जो रेजिस्टेंस क्रिएट होता है, जो रेजिस्टेंस जनरेट होता है, पेरिफेरल रेजिस्टेंस ब्लड प्रेशर की मॉनिटरिंग में, ब्लड प्रेशर के रेगुलेशन में बहुत बड़ा फैक्टर है। अब हम डिस्कस कर रहे थे कि ब्लड वेसल का जो डायमीटर है वो किससे इफेक्ट हो रहा है भाई, इसकी वॉल के अंदर जो मसल है, स्मूथ मसल और इलास्टिक फाइबर, जिसमें इलास्टिक फाइबर का इतना रोल नहीं है, किसका रोल है, स्मूथ मसल का रोल है, जो कि अंडर सिंपैथेटिक इफेक्ट ऑफ ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, उसमें या तो रिलैक्स होती है या फिर स्टिमुलेट होकर के वेजो कंस्ट्रिक्शन करती है जिससे डायमीटर कम होता है, या फिर रिलैक्स करके वेजो डायलेशन करती है और बीपी और डायमीटर जो है वो ज्यादा हो जाता है, बीपी कम हो जाता है। सबसे पहले तो इस टर्म को देखिए, कैपिलरी फ्लूइड डायनामिक्स। इसका मतलब क्या है, यानी किसी भी कैपिलरी के अक्रॉस, ये कैपिलरी हमने बड़ी बना दी, इस कैपिलरी के अक्रॉस जो फ्लूइड्स का मूवमेंट हो रही है, फ्लूइड की मूवमेंट हो रही है, क्यों हो रही है भाई, कैपिलरी किसके साथ में फ्लूइड की मूवमेंट करती है, यहां पर ये टिश्यू सेल है, समझ लीजिए। इस टिश्यू सेल या इन टिश्यू सेल्स के बीच में जो इंटरस्टिशियल स्पेस है, जो टिश्यू फ्लूइड है जिसके अंदर, इंटरस्टिशियल फ्लूइड,
इन दोनों के बीच में जो फ्लूइड का एक्सचेंज हो रहा है, यानी कि कैपिलरी से फ्लूइड किस में आ रहा है, इंटरस्टिशियल स्पेस में आ रहा है, इंटरस्टिशियल स्पेस से फ्लूइड जो है वो कैपिलरी के अंदर जा रहा है, तो कैपिलरी के अक्रॉस जो फ्लूइड की मूवमेंट है वही क्या है, कैपिलरी फ्लूइड डायनामिक्स है। अब आप कहेंगे कि सर इसको पढ़ने का मतलब क्या है जी है। कैसे है? आपने क्या किया, जब हम हार्ट पढ़ रहे थे, जब हमने बेसिक पढ़ा हार्ट के दो अनाटमिकली सेपरेट सिस्टम में हार्ट जो है ब्लड पंप करता है, ये राइट साइड और ये लेफ्ट साइड। जो राइट साइड का हार्ट जो ब्लड पंप करता है किस में करता है भाई, लंग्स के अंदर करता है। क्यों करता है? ताकि ब्लड की ऑक्सीजनेशन हो, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसका ऑक्सीजनेशन हो। यहां से ब्लड ऑक्सीजनेट होकर के लेफ्ट हार्ट में आता है और यहां से पूरी बॉडी को क्या कर दिया जाता है भाई, पंप कर दिया जाता है। और ये क्या है, यहां पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ये क्या भाई, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मैंने ऐसे लिख दिया है, ऑक्सीमोग्लोबिन वाला ब्लड। ठीक है, अब इस पूरी बॉडी में कौन लेकर के जा रही है, ब्लड वेसल्स लेकर जा रही है, आर्टरीज लेकर के जा रही है। अब इस एग्जांपल को आप समझिए कि किसी आर्टेरियोल का जो लास्ट एंड है वो क्या आ गया, कैपिलरी। और ये कैपिलरी क्या है भाई, दोनों के बीच में जंक्शन है। ये आर्टरी और वेन के बीच में जो जंक्शन है वही क्या होती है भाई, कैपिलरी होती है। किस लिए आई है कैपिलरी? ये कैपिलरी अब जो एडजेसेंट जो टिश्यू है उसके साथ में फ्लूइड का एक्सचेंज करेगी। फ्लूइड का मतलब क्या है, यहां पर न्यूट्रिएंट्स भी हैं और ऑक्सीजन भी है। दूसरी साइड में फ्लूइड का मतलब क्या हो सकता है भाई, वेस्ट भी हैं और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी है। यानी कि इस कैपिलरी के आर्टेरियल एंड पर तो न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होगा और एक एंड पर क्या होगा, जो विनस एंड है उस पर वेट्स और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होगा। समझ पा रहे हैं क्या होगा, उस चीज को भी समझिए। आर्टरीज तो सप्लाई करेंगी, इसका मतलब जो आर्टरी जो न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन लेकर के आई हैं वो वहां के टिश्यू को सप्लाई कर दिया जाएगा। इस फ्लूइड डायनामिक्स के हिसाब से अब कैसे होगा डिस्कस करेंगे हम अभी। और जो टिश्यू के अंदर जो वेस्ट थे, कार्बन डाइऑक्साइड थी, उसको विनस एंड पर कैपिलरी को दे दिया जाएगा और वो वापस लेकर के जाएगी हार्ट और लंग की साइड में और अदर सिस्टम्स की साइड में। ठीक है, अब इसको हम डिस्कस करना है कि ये एक्सचेंज कैसे हो रहा है, वही क्या है, कैपिलरी फ्लूइड डायनामिक्स है, कैपिलरी फ्लूइड मैकेनिज्म है। कैसे होता है ये देखिएगा आप थोड़ा सा। ये होता है प्रेशर के हिसाब से, प्रेशर ग्रेडियंट के हिसाब से, प्रेशर के हिसाब से। किसका रोल है भाई, प्रेशर का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। और कैसे हो रहा है, दो प्रेशर काम करते हैं इसमें। कौन कौन से प्रेशर काम करते हैं? एक प्रेशर होता है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। दूसरा प्रेशर होता है भाई ऑस्मोटिक प्रेशर। समझ रहे हैं आप इस चीज को, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर का मीनिंग देखिए और ऑस्मोटिक प्रेशर, सबसे पहले ऑस्मोटिक प्रेशर देखते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर हमने ऑलरेडी पढ़ा है भाई, किस वजह से, प्लाज्मा प्रोटीन्स की वजह से, ब्लड के अंदर प्लाज्मा प्रोटीन्स की वजह से, जो कि मेनली क्या, एल्बुमिन, इसके अलावा भी बहुत सारे प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं लेकिन मेनली एल्बुमिन जो सबसे ज्यादा, द मोस्ट अबंडेंट प्लाज्मा प्रोटीन, नॉट बॉडी प्रोटीन, द मोस्ट अबंडेंट प्लाज्मा प्रोटीन एल्बुमिन की वजह से जो प्रेशर जनरेट हो रहा है, प्लाज्मा प्रोटीन की वजह से जो प्रेशर जनरेट हो रहा है वही क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर है। हमने बताया था इसकी वैल्यू क्या होती है, 25, 26, 28 के करीब में। 25 मिलीमीटर ऑफ मरकरी हम इसकी वैल्यू यहां पर मान करके चलेंगे, 25 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। तो क्या ऑस्मोटिक प्रेशर, अगर हम ये डिस्कस करें कि भाई ये आर्टेरियोल थी और यहां पर ये कैपिलरी है और ये क्या है भाई, वेन है, ये आर्टेरियोल, ये वेन्यूल और ये फिर क्या है भाई, कैपिलरी। ठीक है जी, ये इसको बीच में से हम देख लें तो ये इसका आर्टेरियल एंड हो गया और ये इसका विनस एंड हो गया। क्लियर है ये चीज। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या कभी अलग हो सकता है क्या? जी नहीं, ऐसा नहीं है कि भाई आर्टरीज में ज्यादा प्लाज्मा प्रोटीन है और वेन्स के अंदर कम ज्यादा प्लाज्मा प्रोटीन है। प्लाज्मा प्रोटीन का डिफरेंस नहीं होता, इसका मतलब प्लाज्मा प्रोटीन विनस एंड पर भी सेम है। इसका मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर जो है यहां पर भी सेम है, 25 है, और ऑस्मोटिक प्रेशर इस साइड में भी सेम है। ये प्रेशर तो एग्जैक्टली सेम है, कहां पर, दोनों साइड में। लेकिन जो दूसरा प्रेशर होता है कौन सा, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, एक्चुअल में होता क्या, इनको डिफाइन तो कर ले हम। ऑस्मोटिक प्रेशर हमने पढ़ा था ऑलरेडी। हाइड्रोस्टेटिक, हाइड्रो का मतलब क्या होता है भी, वाटर। तो यहां पर वाटर से मतलब है क्या? जी नहीं, थोड़ा सा लेकिन आप समझेंगे उस चीज को। भाई किसी ब्लड वेसल के अंदर बह रहा है क्या भाई, ब्लड किसकी तरह से बह रहा है, पानी की तरह से बह रहा है। तो बहती हुई चीज
दीवारों पे धक्का मारते हुए जाएगी, पाइप के, नल के, जिस भी वेसल के अंदर से गुजरेगी वो धक्का मारते हुए जाएगी। इसका मतलब इसके ऊपर जो धक्का लग रहा है, पुशिंग, जो धक्का मार रही है, पुश कर रही है, वही प्रेशर जो है वो क्या है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, और वही एक्चुअल में ब्लड प्रेशर है। यानी कि ब्लड, बहता हुआ ब्लड आपकी आर्टरीज पे, की वॉल्स पे कितना धक्का मार रहा है, वही ब्लड प्रेशर होता है और वही हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये आर्टरीज वाली साइड में, आर्टीरियल साइड में अलग होगा, विनस साइड में अलग होगा। क्यों भाई? आर्टरीज वाली साइड में तो ब्लड पंप किसने किया था? हार्ट ने किया था। इसके मतलब उस साइड में ब्लड प्रेशर, उस साइड में प्रेशर जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है ज्यादा है। आपसे कोई पूछे बहते हुए ब्लड का, फ्लोइंग ब्लड का पुशिंग प्रेशर क्या होता है? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है भाई, पुशिंग प्रेशर है ये। लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर क्या था? किसी भी फ्लूइड को बाहर जाने से रोकने के लिए जो प्रेशर काम करता है वही ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। हमने पढ़ा अच्छे से, प्रीवियस क्लासेस रिवाइज कीजिएगा भाई जाकर के हमारे प्रीवियस सेशंस में। इसका मतलब ये पुलिंग प्रेशर है, और लेकिन हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है वो क्या है? पुशिंग प्रेशर है। अब आप एक चीज नोट कर रहे हैं यहां पर दोस्तों, एक प्रेशर धक्का मार रहा है, एक प्रेशर वापस खींच रहा है। इसका मतलब एक प्रेशर, देखिए आप, एक प्रेशर तो धक्का मार रहा था, ये धक्का मार रहा है, दूसरा प्रेशर क्या कर रहा है? वापस खींच रहा है। इसका मतलब दोनों की डायरेक्शन, ये तो खींचने वाला प्रेशर और ये धक्का मारने वाला, ये तो खींचने वाला प्रेशर दोनों साइड से, और एक प्रेशर धक्का मारने वाला। समझ, दोनों प्रेशर एक दूसरे के अपोजिट काम कर रहे हैं, अगेंस्ट में काम कर रहे हैं, उल्टे काम कर रहे हैं। इसका मतलब नेट प्रेशर क्या होगा? नेट प्रेशर इनका डिफरेंस होगा। जिस एंड पे, अगर आर्टीरियल एंड की बात करें या फिर विनस एंड की बात करें, अगर आर्टीरियल एंड पे ऑस्मोटिक प्रेशर तो सेम है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कितना होता है या बीपी कितना होता है भाई? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ब्लड प्रेशर वाला। अब वो आर्टीरियल एंड आ गया है विनस एंड, आर्टीरियल एंड पर कैपिलरी में, तो वहां पर तो वो बीपी तो हो नहीं सकता 120-80 वाला, यहां तो प्रेशर बहुत कम हो जाता है। आर्टीरियल एंड पर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कितना होता है भाई? लगभग 35 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता है, ध्यान रखिएगा। विनस एंड पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कितना होता है भाई? केवल 15 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता है। अब देखिएगा आर्टीरियल एंड की अगर हम बात करें, सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं? आर्टीरियल एंड की। आर्टीरियल एंड किसका? आर्टीरियल एंड भाई कैपिलरीज का। तो आर्टीरियल एंड पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर तो फिक्स है 25, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हमने कितना लिखा भाई? 35 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। कौन सा ज्यादा है भाई? ये वाला ज्यादा है। कैसा प्रेशर है? पुशिंग प्रेशर ज्यादा है। पुशिंग प्रेशर कितना ज्यादा है भाई? 35 माइनस 25 प्लस 10 ज्यादा है। और ये प्लस 10 ज्यादा किसका है? पुशिंग प्रेशर का। पुशिंग प्रेशर किसका था? कैपिलरी का पुशिंग प्रेशर। इसका मतलब कैपिलरी से फ्लूइड बाहर आएगा और कहां पर जाएगा? टिश्यूज के अंदर जाएगा, न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन की सप्लाई लेकर के जाएगा। ये होती है कैपिलरी फ्लूइड डायनामिक्स। किस एंड पर? आर्टीरियल एंड पर। अब अगर हम इसकी विनस एंड की बात करें, विनस एंड की अगर हम बात करें, तो विनस एंड पर भी क्या प्रेशर से आपको पता है क्या? जी पता है हमें। ऑस्मोटिक प्रेशर हमें पता है 25 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है, सेम है। लेकिन हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या हो गया? बहुत ही कम हो गया। कितना हो गया अभी? 15 मिलीमीटर ऑफ मरकरी हो गया। अगेन नेट प्रेशर कितना हो गया भाई? 10 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, 25 माइनस 15। लेकिन प्रेशर कौन सा है? सबसे ज्यादा कौन है? पुलिंग प्रेशर। इसका मतलब खींचेगा वो वेसल के अंदर, कहां से? फ्लूइड, कहां से? इंटरस्टिशियल स्पेस से, टिश्यू फ्लूइड से खींचेगा वो। इसका मतलब ये ड्रेन करेगा टिश्यू से फ्लूइड। किसका फ्लूइड? टिश्यू से क्यों लेगा फ्लूइड को? वेट्स को खींच लेगा और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर ले लेगा और लेकर के वापस अपने पथ पर, कर्म पथ पर चल पड़ेगा जो उसको करना है। यह है कैपिलरी फ्लूइड डायनामिक्स। समझिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहीं से चीजें आपको समझ में आती हैं कि भाई बीपी क्या होता है, पेरिफेरल रेजिस्टेंस क्या होती है, ब्लड फ्लो क्या होता है, ब्लड वेसल का डायमीटर क्या है, इनका कोई आपस में रिलेशन है क्या, ब्लड वेसल का डायमीटर ब्लड फ्लो को कैसे इफेक्ट कर रहा है, ब्लड वेसल का डायमीटर जो है वो पेरिफेरल रेजिस्टेंस से उसकी क्या रिलेशनशिप है, पेरिफेरल रेजिस्टेंस की ब्लड प्रेशर के रेगुलेशन में क्या इंपॉर्टेंस है, क्या रोल है, और यहां पर हम फ्लूइड मैकेनिज्म और यहां पर कैपिलरी फ्लूइड डायनामिक्स में किस तरीके से आर्टीरियल एंड पर और किस तरीके से विनस एंड पर फ्लूइड्स का एक्सचेंज होता है टिश्यू सेल्स के साथ में। आगे देखते हैं हार्ट। दोस्तों देखो, जितना समय मिल पा रहा है उसी हिसाब से स्टडीज हो पाएंगी, उसी हिसाब से टीचिंग पॉसिबल हो पाएगी। पार्ट 1 पे हमारा पूरा जोर है।
पार्ट 2 जो नर्सिंग का पार्ट है, हम चल तो DSSB के हिसाब से रहे हैं और कोशिश करेंगे, और जब आपका एग्ज़ाम नज़दीक आएगा तो हम भी छुट्टियां लेने की कोशिश करेंगे। कैसा रहता है उस समय, कैसी स्थिति रहती है, उसके हिसाब से छुट्टियां लेकर के आप लोगों के साथ में कंटिन्यू लाइव देखें या इस तरीके से। लेकिन हमारा पूरा ध्यान है आप लोगों के करियर के ऊपर, आप लोगों की स्टडीज़ के ऊपर, आप लोगों की टीचिंग के ऊपर कि किस तरीके से मैक्सिमम चीज़ें इस बचे हुए समय में पूरी की जा सकती हैं। आगे के सेशन में हम देखते हैं भाई हार्ट। तो हार्ट के बारे में आपको कुछ बेसिक सी चीज़ें पता होनी चाहिए, और ये चीज़ें क्या पता होनी चाहिए जो एग्जाम्स में कॉमनली पूछी जाती हैं। अब हार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं तो हार्ट के बारे में सबसे पहली चीज़ पता होनी चाहिए कि हार्ट दिखता कैसा है। हार्ट लगभग ऐसा दिखता है, ठीक है। तो हार्ट की जो शेप है वो कैसी नजर आ रही है भाई, ये कौन शेप का होता है, ठीक है। सबसे पहली बात तो कौन शेप का होता है। हम हार्ट को ऐसे बोलते हैं कि भाई हार्ट दो होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, हार्ट तो एक ही होता है, बोलिएगा मत। एक राइट साइड का हार्ट, ये लेफ्ट साइड का हार्ट, ठीक है। वहीं पर ही है, एक ही जगह पर है भाई। क्यों बोलते हैं हम इसको राइट साइड का हार्ट, लेफ्ट साइड का हार्ट? क्योंकि बीच में ये एक इस थिक मायोकार्डियम की मसल की लेयर से डिवाइड रहता है, और इसे हम बोलते हैं सेप्टम। इंटीरियर ऑफ हार्ट में अभी हम पढ़ने वाले हैं, थोड़ी सी बेसिक चीज़ें हम देख रहे हैं। कौन शेप का है, सेप्टम से दो पार्ट्स में डिवाइड रहता है, लेफ्ट साइड और राइट साइड में, दो चीज़ें। दूसरी चीज़, हार्ट हमारी बॉडी के अंदर गलत रखा गया भाई। कैसा रख दिया? सीधा नहीं रखा, उल्टा रख दिया है भाई, रिवर्स रख दिया है इसको। कैसे भाई? देखिए, हमेशा दुनिया में जो भी चीजें रखी हुई हैं वो सीधी रखी हुई हैं। सीधी रखने का मतलब बेस नीचे होना चाहिए और उसका जो टॉप है वो ऊपर होना चाहिए। हार्ट के मामले में क्या कर दिया, थोड़ी सी भगवान जी से गलती हो गई। क्या गलती? तो कोई नहीं होती भैया भगवान जी से। ये जो बेस है ये क्या है भाई, ऊपर वाला पार्ट, ये बेस है, इसका नजर भी आ रहा है ना, बेस ये ऊपर चला गया, और जो ये अपेक्स जो है वो क्या आ गया, नीचे आ गया। तो दिमाग में रखिएगा, ऐसा बोल मत देना किसी को कि हार्ट उल्टा रखा हुआ है। ऊपर वाला जो पार्ट है, टॉप वाला जो पार्ट है वो बेस है, नीचे वाला जो बॉटम वाला पार्ट है वो क्या है, अपेक्स है इसका। हार्ट की भाई शेप और साइज की हम बात करें तो शेप तो हमने बता दी, ये कौन शेप्ड होता है। साइज की बात करें तो जो जिसके भी हम हार्ट की बात करें, हार्ट की साइज की बात करें, जैसे मेरे हार्ट की साइज की बात करूं तो ये मेरी जो फिस्ट है इसकी साइज का लगभग हार्ट होता है, यानी ओनर्स फिस्ट की साइज का हार्ट होता है। ओनर्स की फिस्ट की साइज होती है हर किसी के हार्ट की। अगर हम इसके वेट की बात करें, वेट जो है वो 250 से 350 ग्राम तक इसका वजन हो सकता है। किसका? हार्ट का। हार्ट का वजन जो है वो 250 से 350 ग्राम हो सकता है। अब हार्ट है कहां हमारी बॉडी के अंदर भाई, कहां पर है हार्ट? यहां पर है भाई, सीने में है। हर किसी के सीने में हार्ट है। तो यहां पर एक केविटी होती है, क्या जी? केविटी है दोस्तों एक, और उस केविटी को हम क्या बोलते हैं, थोरासिक केविटी। थोरेसिक केविटी के अंदर हार्ट रखा हुआ है। थोरेसिक केविटी तो बहुत बड़ी है जी। तो थोरेसिक केविटी में भी कहां पर भाई, जो हमारे जो दोनों लंग्स हैं इनके बीच में आती है। हार्ट जो है हमारे दोनों लंग्स के बीच में है, और लंग्स के बीच के स्पेस को हम क्या बोलते हैं भाई, मीडियास्टिनम। एग्जाम्स का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हार्ट की लंग्स के बीच के स्पेस को क्या बोलते हैं, मीडियास्टिनम। और हार्ट की लोकेशन क्या है, दोनों लंग्स के बीच में, यानी मीडियास्टिनम में। कहां पर? थोरासिक केविटी में। अब लंग्स के बीच का स्पेस भी बहुत ज्यादा है, तो उसको और ज्यादा कैसे डिफाइन करें भाई, इसका और ज्यादा एड्रेस पता कैसे बताएंगे कि हार्ट कौन सी साइड में है। ये अगर हम इसको क्या मान लें, ये स्टर्नम है भाई। ये क्या है भाई, मिडलाइन। हमारी बॉडी की मिडलाइन पे, सीने पे क्या है, स्टर्नम है। तो स्टर्नम के राइट साइड में है हार्ट या लेफ्ट साइड में है जी? लेफ्ट साइड के अंदर ज्यादा है। तो हार्ट राइट साइड में कुछ भी नहीं है क्या जी? है, ज्यादा लेफ्ट साइड में टिल्ट हो रखा है, ज्यादा लेफ्ट साइड में होता है। तो राइट साइड में कहां से कहां तक, सेकंड नंबर की जो रिब्स हैं, यानी सेकंड रिब से लेकर के लेफ्ट साइड के अंदर, सेकंड रिब किधर की भाई, राइट साइड की, राइट साइड की सेकंड रिब से लेकर के लेफ्ट साइड में फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस तक किसकी एक्सटेंशन है, हार्ट की एक्सटेंशन है। अब फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस भी बहुत दूर तक है। वहां पर कहां, जस्ट बिलो द निपल। और जस्ट बिलो द निपल भी किसकी साइड में,
स्टर्नम की साइड में। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए हार्ट की लोकेशन को लेकर के, उसकी पोजीशन को लेकर के थोरैसिक कैविटी में। भाई देखिए, हम बड़ी बड़ी बातें तो करते नहीं हैं लोगों की तरह से। हमें जितना पता है, हमारी रीच में जितनी नॉलेज है, वो आप लोगों के साथ में शेयर करते आ रहे हैं और शेयर करते रहेंगे। हार्ट के बारे में हमने बेसिक सी जो चीज़ें बताई, इसका उल्टा रखा हुआ है, बेस ऊपर है, अपेक्स नीचे है। लोकेशन भी दोनों लंग्स के बीच के अंदर होता है। दोनों लंग्स के बीच के स्पेस को हम मीडियास्टिनम बोलते हैं। स्टर्नम को देखें, स्टर्नम से अगर हम इसकी लोकेशन देखें तो थोड़ा सा राइट साइड में सेकंड रिब से लेकर के फिर मैक्सिमम लेफ्ट साइड के अंदर फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस तक, निपल के जस्ट नीचे, लेफ्ट साइड में निपल के जस्ट नीचे और मिड लाइन की तरफ में, स्टर्नम की तरफ में हार्ट की जो है वो लोकेशन है। शेप की बात की हमने, कौन शेप में दिख रहा है। साइज की बात की, ओनर्स की फिस्ट की साइज का होता है। वजन की बात करी, 250 से 350 ग्राम का इसका वजन होता है। सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। हार्ट के एसोसिएटेड ऑर्गन्स कौन कौन से हैं, यानी इसके आजू बाजू में कौन ऑर्गन्स हैं। जैसे हम रहते हैं, घर में रहते हैं, हमारे आस पड़ोस में, हमारे आमने सामने बगल में घर, किस किस के घर हैं भाई, बहुत सारे ऑर्गन्स हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है, हार्ट के इंफीरियरली जस्ट नीचे, भाई हार्ट के जस्ट नीचे इंफीरियरली क्या चीज है, एक सेंट्रल टेंडन है। किसका भाई, सेंट्रल टेंडन किसका होता है, किसका नाम है सेंट्रल टेंडन, सेंट्रल टेंडन ऑफ डायफ्राम। नाम सुना है क्या, डिस्कस करेंगे दोस्तों बहुत ही लेंथ में जब हम रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे तो। डायफ्राम का सेंट्रल टेंडन इसके जस्ट नीचे होता है और हार्ट का जो अपेक्स है इसी के ऊपर रेस्ट कर रहा होता है। एग्जाम्स का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हार्ट रेस्ट ऑन सेंट्रल टेंडन ऑफ डायफ्राम, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिएगा। और आगे पीछे जो ऑर्गन्स हैं उनके बारे में दिमाग में रखने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम डिस्कस कर रहे हैं, हार्ट जो है वो डायफ्राम के सेंट्रल टेंडन पर रेस्ट करता है। अब थोड़ा सा हार्ट की स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे। पहले एक्सटीरियर देखते हैं, बाद में उसका इंटीरियर देखेंगे हम। हार्ट की स्ट्रक्चर की बात करें तो हार्ट की जो वॉल है उसकी 3 लेयर्स हैं भाई, और ये लेयर्स क्या क्या हैं, आउटर टू इनर, यानी कि बाहर से लेकर के अंदर की तरफ में ये लेयर्स कैसे कैसे हैं। सबसे बाहर की लेयर को कवर करने वाली लेयर को पेरी मींस कवरिंग। पेरी किसकी लेयर भाई, हार्ट की लेयर, तो पेरिकार्डियम। सबसे अंदर की एंडो मींस अंदर की, किसकी भाई, हार्ट की, एंडोकार्डियम। सबसे बीच की लेयर ये मसल से बनी होती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं मायोकार्डियम। कुछ डिफिकल्ट है क्या भाई इन चीजों में, सबसे पहली बात तो पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम, बाहर से अंदर की तरफ में। पेरी का मतलब हमेशा होता है भाई कवर करना, कवरिंग, ठीक है। और एंडो का मतलब हो गया भाई, साइंस में हम जो लाइन कर रही है चीज, लाइनिंग, ठीक है। सबसे अंदर की जो चीज है, अंदर की लाइन करती हुई चीज जो है वो एंडो, बीच में जिससे बनी हुई है मसल से बनी हुई है मायोकार्डियम। अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पेरिकार्डियम के बारे में। पेरिकार्डियम अगेन 2 लेयर से बनी हुई है, एक बाहर की लेयर है, एक उसके नीचे की लेयर है। तो बाहर की लेयर किससे बनी हुई है भाई, फाइब्रस लेयर है वो, फाइब्रस। और जो उसके नीचे की लेयर है वो कैसी है, सीरस है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, डिस्कस करने हैं। ये फाइब्रस लेयर से क्यों बनी हुई है भाई, कोई फायदा है क्या, फिजियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है क्या, इसको कोई फायदा है क्या। यस, आप सोचिए ये हार्ट है और ये इसकी जो सबसे बाहर की जो लेयर है वो फाइब्रस लेयर है। यहां पर हम एओर्टा डिस्कस कर रहे हैं। एओर्टा जो है यहां से निकल रहा है, कहां से, लेफ्ट वेंट्रिकल से। तो ये सबसे जो बाहर वाली लेयर है वो इस वेसल की बाहर वाली लेयर से अटैच्ड रहती है, कंटिन्यू है उससे, कोई जॉइंट नहीं है बीच में, क्लियरली इस तरीके से लगी हुई है। समझ पा रहे हैं आप। तो ये ब्लड वेसल, एओर्टा क्या है भाई, ब्लड वेसल। एओर्टा की सबसे बाहर वाली लेयर का क्या नाम था, ट्यूनिका एडवेंटिसिया। देखिएगा दोस्तों, मैच कीजिएगा, ट्यूनिका एडवेंटिसिया किससे बनी हुई थी, फाइब्रस टिश्यू से। पढ़ा हमने कल, फाइब्रस टिश्यू से। तो ये फाइब्रस लेयर जो है ये इससे ऐसे अटैच रहती है। कोई फायदा है क्या, फाइब्रस लेयर हार्ट को अननेसेसरीली डिस्टेंशन से रोकती है, अननेसेसरीली उसको फैलने नहीं देती, अननेसेसरीली डिस्टेंशन से रोकती है भाई उसको। यानी कि आप समझिएगा, ये फाइब्रस लेयर अगर इलास्टिसिटी वाली नेचर की होती, इलास्टिक नहीं है भाई, इलास्टिसिटी वाली नेचर की होती तो क्या होता, वो ओवर डिस्टेंस हो सकती थी
ओवर डिस्टेंड हो सकती थी। इसका मतलब फाइब्रस लेयर जो है ये ओवर डिस्टेंशन से रोकती है किसको? हार्ट को। समझिएगा, यही इंपॉर्टेंट चीज है इसकी फाइब्रस लेयर को लेकर के, पेरिकार्डियम की। हार्ट की जो सबसे बाहर की लेयर है पेरिकार्डियम, उसकी भी दो लेयर्स हैं अगेन, फाइब्रस लेयर और सीरस लेयर। तो फाइब्रस लेयर जो है वो फाइब्रस टिश्यू की बनी हुई होती है और एकदम से कंटिन्यू में है किसकी? जो एओर्टा की और जो अदर वेसल्स इससे अटैच हो रही हैं, जैसे सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा की बात करें, जो ब्लड वेसल्स हैं, लार्जर ब्लड वेसल्स हैं, उन सब की ट्यूनिका एडवेंटिशिया से कंटिन्यू है वो, और उसी तरीके से उनसे अटैच हैं, हार्ट को ओवर डिस्टेंड होने से रोकती हैं। सीरस मेम्ब्रेन की बात कीजिए भाई, जहां पर भी हमने बार बार आज तक की अपनी क्लासेज में एक चीज बताई है शुरू से लेकर के, सीरस मेम्ब्रेन हमेशा डबल लेयर होती है। सीरस मेम्ब्रेन जो है, देखिए यहां पर पेरिकार्डियम की डबल लेयर थी, फाइब्रस और सीरस की अगेन डबल लेयर्स हैं, और सीरस मेम्ब्रेन की जो दोनों लेयर्स हैं वो हमेशा फिक्स हैं, उनके नाम जो है वो फिक्स हैं। कैसे भाई? एक पेराइटल लेयर, दूसरी का नाम क्या है भाई? विसरल लेयर। विसरल का मतलब क्या होता है? अंदर के ऑर्गन्स, यानी कि विसरल लेयर जो है ये ऑर्गन से, जिस भी ऑर्गन की सीरस मेम्ब्रेन की हम बात कर रहे हैं उससे एडहर्ड होती है, उसके चिपकी हुई होती है। कौन सी लेयर? विसरल लेयर। इसका मतलब पेराइटल लेयर जो है वो उसके बाहर की लेयर है। आपसे कोई भी पूछ ले किसी भी सीरस मेम्ब्रेन, चाहे पेरिटोनियम भी एक सीरस मेम्ब्रेन है, पेरिटोनियम की सीरस मेम्ब्रेन की बात करें, चाहे से यहां पर हम पेरिकार्डियम की सीरस मेम्ब्रेन की बात करें, चाहे प्लूरा की बात करें, सारी की सारी नेचर में सीरस मेम्ब्रेन्स हैं। और अंदर वाली लेयर कौन सी होती है? विसरल होती है, ऑर्गन से एडहेर्ड रहती है। बाहर वाली लेयर जो पेराइटल है। दोनों के बीच में स्पेस है क्या? जी स्पेस है, और उसके अंदर एक फ्लूइड होता है, हमेशा मिलेगा आपको। सीरस मेम्ब्रेन की दोनों लेयर्स के बीच में हमेशा आपको फ्लूइड मिलेगा। नॉर्मल में कॉमनली हम इसको क्या बोल देते हैं? सीरस फ्लूइड है भाई। क्या है? सीरस फ्लूइड। लेकिन यहां पर जब पेरिकार्डियम की बात आ रही है तो पेरिकार्डियम की सीरस मेम्ब्रेन में फ्लूइड है, तो नाम भी हमने इसका उसके हिसाब से क्या रख दिया? पेरिकार्डियल फ्लूइड रख दिया। पेरिकार्डियल फ्लूइड, ठीक है, पेरिकार्डियल फ्लूइड। कोई काम का है क्या? जी, हार्ट जब पंप कर रहा होता है, बीट कर रहा होता है, तो उसको फ्रिक्शन से बचाता है, उसकी स्मूथ बीटिंग में हेल्प करता है, यानी घर्षण जो बोलते हैं ना, घिसने से बचाता है भाई, उसको फ्रिक्शन से बचाता है फ्लूइड का कोई नॉर्मल वॉल्यूम होता है क्या? जी होता है। पेरिकार्डियल फ्लूइड का 10 से 50 ml, आपको लगभग बुक्स में 50 ml लिखा हुआ मिलेगा। 10 से 50 ml पेरिकार्डियल फ्लूइड का नॉर्मल वॉल्यूम है। मोर देन 50 ml पेरिकार्डियल फ्लूइड होने का मतलब क्या है? पेरिकार्डियल इफ्यूजन, एक्सेस कलेक्शन, एक्सेस एक्यूमुलेशन ऑफ पेरिकार्डियल फ्लूइड, पेरिकार्डियल इफ्यूजन पढ़ेंगे। काफी सारे डिजीज कंडीशन में हम पेरिकार्डियल इफ्यूजन को भी हम, आई होप आप लोगों को समझ में आया। पेरिकार्डियम के अगेन दो लेयर, फाइब्रस और सीरस मेम्ब्रेन। फाइब्रस वाली जो फाइब्रस टिश्यू की बनी होती है, सीरस मेम्ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन दो इसके हमेशा दो लेयर्स मिलेंगी आपको, पेराइटल और विसरल। विसरा का मतलब क्या होता है? इंटरनल ऑर्गन, पर्टेनिंग टू इंटरनल ऑर्गन। विसरल लेयर हमेशा उस पर्टिकुलर ऑर्गन से चिपकी हुई मिलेगी, एडहेर्ड मिलेगी। यहां पर पर्टिकुलर ऑर्गन कौन है? हार्ट है, तो हार्ट की अंदर में चिपकी हुई मिलेगी। और आप इसके नीचे लेयर किसकी आएगी भाई? मायोकार्डियम की, तो मायोकार्डियम से चिपकी हुई मिलेगी हमेशा ये। कौन? विसरल लेयर ऑफ पेरिकार्डियम, विसरल लेयर ऑफ पेरिकार्डियम किसकी भाई? सीरस मेम्ब्रेन की। दूसरी वाली बाहर की जो लेयर है वो पेराइटल, दोनों के बीच में फ्लूइड, पेराइटल फ्लूइड, दोनों के बीच में फ्लूइड, सीरस फ्लूइड, जिसको यहां पर हार्ट में हम पेरिकार्डियल फ्लूइड बोल देते हैं, फ्रिक्शन से बचाता है। नॉर्मल वैल्यू इसकी 10 से 50 ml है, ज्यादा को क्या बोल देंगे? पेरिकार्डियल इफ्यूजन बोल देंगे। अब आते हैं दूसरी लेयर पर, और दूसरी लेयर क्या है भाई? मायोकार्डियम। मायो का मतलब मायो परटेन्स टू मसल, और मसल का मतलब कौन सी मसल भाई? हार्ट के अंदर जो मसल होती हैं उनको आप क्या बोलते हो? इसी के नाम से बोलते हो, कार्डियक मसल। क्लियर है भाई? कार्डियक मसल। 3 तरीके की मसल्स हमने पढ़ी थी, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल। कार्डियक मसल में एक एक कैरेक्टरिस्टिक होती है। एक कैरेक्टरिस्टिक स्केलेटल मसल की होती है,
एक कैरेक्टरिस्टिक स्केलेटल मसल की, एक कैरेक्टरिस्टिक स्मूथ मसल की। स्केलेटल मसल्स क्या होती हैं भाई? स्ट्राइएशंस होते हैं तो स्ट्राइटेड होती हैं, ये स्ट्राइटेड नहीं होती। दूसरी, ये अंडर वॉल्यूंटरी कंट्रोल होती हैं, ये अंडर वॉल्यूंटरी कंट्रोल नहीं होती। इसका मतलब ये इनवॉल्यूंटरी होती हैं, ये स्ट्राइटेड नहीं होती। तो यहां से स्ट्राइटेड वाली कैरेक्टरिस्टिक तो किसकी? स्केलेटल मसल की। स्केलेटल मसल से स्ट्राइएशंस, और दूसरी इनसे क्या? स्मूथ मसल से क्या? इनवॉल्यूंटरी, यानी कि हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं होती। हार्ट को बताने की जरूरत नहीं है कि भी आपको बीट करना है, पंप करना है। तो कार्डियक मसल की दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, स्ट्राइटेड हैं और इनवॉल्यूंटरी होती हैं। इस तरीके की कार्डियक मसल जो हैं, इस तरीके की जो मसल हैं वो हार्ट के अलावा और कहीं पर भी हैं क्या? कोई पूछ ले आपसे, जी नहीं। कार्डियक मसल जो हैं वो केवल और केवल एक्सक्लूसिवली हार्ट के अंदर ही होती हैं। अब हमने हार्ट की जो मसल सेल्स हैं, जो मसल फाइबर्स जो हैं, इनके बारे में एक चीज डिस्कस की थी। हर एक मसल फाइबर में क्या होता है भाई? एक न्यूक्लियस होता है। ये स्ट्राइएशंस आप इनके देख रहे हैं, और दूसरी सेल्स के साथ में ये क्या बनाती है? एक थिक जॉइंट बनाती है, यहां पर एक सुचड़ की तरह से। और इसे हम क्या कहते हैं? हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस क्लासेज में, इंटरकैलेटेड डिस्क। और इस इंटरकैलेटेड डिस्क की फिजियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या है कि हर एक कार्डियक मसल को इंडिपेंडेंटली नए सिरे से इंपल्स जनरेट करने की जरूरत नहीं होती। किसी एक कार्डियक मसल ने इंपल्स जनरेट कर दिया तो वो ऑटोमेटिकली इन इंटरकैलेटेड डिस्क के थ्रू दूसरी मसल सेल्स को, मसल फाइबर्स को ट्रांसमिट हो जाता है। ये इन इंटरकैलेटेड डिस्क का एक तरीके से फंक्शन है, फिजियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है इनकी। ये इंटरकैलेटेड डिस्क जो हैं, जो नॉर्मल स्ट्राइएशंस हैं उससे ज्यादा थिक नजर आएंगी आपको डायग्राम के अंदर। मायोकार्डियम की हम बात कर रहे हैं तो हार्ट के अंदर मायोकार्डियम जो है वो सबसे ज्यादा थिक कहां है भाई? सबसे ज्यादा थिकनेस कहां पर है? जो सबसे मसल का काम क्या है भाई? मसल क्या काम करती है? काम करती है, फोर्स जनरेट करती है। इसका मतलब हार्ट का जो पार्ट सबसे ज्यादा काम कर रहा है, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो हार्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्शंस का काम कौन करते हैं? एट्रियम और लेफ्ट। एट्रिया तो कोई कॉन्ट्रैक्शन का काम नहीं करते, पैसिवली फिल होते हैं, पैसिवली ही खाली होते हैं, एम्प्टी होते हैं। वेंट्रिकल्स जो हैं वो क्या काम कर रहे हैं? कॉन्ट्रैक्शन का काम कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्शन का काम करने का मतलब है फोर्स जनरेट करना पड़ता है, फोर्स लगाना पड़ता है, एनर्जी यूज होती है। किसकी हेल्प चाहिए जी? मसल की हेल्प चाहिए। तो मसल्स हैं तो सही, जी हैं। इनमें इसका मतलब वेंट्रिकल्स पे सबसे ज्यादा क्या होता है? जो मायोकार्डियम है वो सबसे ज्यादा थिक कहां पर है? वेंट्रिकल्स पे है। अब शब्दों का फेर समझिएगा दोस्तों आप। वेंट्रिकल्स किधर है? ये बेस है और ये अपेक्स है। आपको एग्जामिनर पूछ ले हार्ट मायोकार्डियम सबसे ज्यादा थिक कहां पर होता है? बेस पे होता है कि अपेक्स पे होता है? जी अपेक्स पे होता है। नाम अलग बदल दिया, एट्रिया पे होता है कि वेंट्रिकल्स पे होता है? जी वेंट्रिकल्स पे होता है। तो वेंट्रिकल्स भी दो हैं, कौन कौन से? राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। इनमें से ज्यादा काम कौन कर रहा है? राइट वेंट्रिकल तो फोर्स लगा करके ब्लड को पंप कर रहा है भाई, किसको? केवल लंग्स को। लेकिन लेफ्ट वेंट्रिकल जो है ये तो केवल एक ऑर्गन को, लेफ्ट वेंट्रिकल जो है फोर्स लगा करके पूरी बॉडी को ब्लड पंप करेगा। इसका मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल ज्यादा काम कर रहा है, ज्यादा काम कर रहा है। इसका मतलब वहीं पर सबसे ज्यादा थिक है कौन? मायोकार्डियम। और चारों चेंबर्स में से एक चीज आप दिमाग में रख लीजिएगा, सबसे ज्यादा काम करने वाला लेफ्ट वेंट्रिकल, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी वही है। और जब लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, लेफ्ट वेंट्रिकल को ही सबसे बेहतर ब्लड सप्लाई चाहिए। खाना पीना भी इसी को चाहिए, और इसके खाने पीने का इंतजाम किसने कर रखा है भाई? एलएडी। लेकिन एलएडी ही सबसे ज्यादा अफेक्ट होती है, जो कोरोनरी आर्टरीज में हम पढ़ेंगे। लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, एलएडी, जो हार्ट के लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग पार्ट को, जिसमें मेनली लेफ्ट वेंट्रिकल आता है, उसको सप्लाई कर रही होती है। सबसे ज्यादा ब्लॉकेज के चांसेज भी इसी में बनते हैं, या फिर इसकी ब्रांचेज में बनते हैं, इसकी डिविजन्स में बनते हैं, लेटर ऑन डिस्कस करने वाले हैं।
तो मायोकार्डियम की थिकनेस का आपको समझ में आ जाना चाहिए कि सबसे ज्यादा कहां पर, अपेक्स में दोनों वेंट्रिकल्स आ गए, दोनों वेंट्रिकल्स में से किस पे ज्यादा थिक, लेफ्ट वेंट्रिकल पे सबसे ज्यादा थिक होता है मायोकार्डियम। ये थोड़ा सा इंटीरियर एक्सटीरियर पढ़ रहे थे जी, हम इंटीरियर भी पढ़े क्या हार्ट का जी, देख लेते हैं थोड़ा सा। इसके बाद में हम थोड़ा सा मैथ के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बच्चों ने भेज रखे हैं वो हम देखेंगे। यहां पर बच्चों ने दो चार क्वेश्चंस के अंदर डाउट भेजे हैं वो हम क्लियर करेंगे। इंटीरियर की बात करते हैं हार्ट के, शुरू से डिस्कस करते आ रहे हैं। हार्ट कितने हैं भाई, दो हैं, राइट साइड वाला हार्ट, लेफ्ट साइड वाला हार्ट। किस तरीके, किसने डिवाइड कर रखा है भाई इसको, बीच में एक जो ये सेप्टम है इसने डिवाइड कर रखा है। किसने डिवाइड कर रखा है, ये वाला जो सेप्टम है, इससे हार्ट जो है दो पार्ट्स में डिवाइड हो रखा है, लेफ्ट साइड हार्ट और राइट साइड हार्ट। और ये सेप्टम किसका बना हुआ है भाई, मायोकार्डियम का ही बना हुआ है। इसमें तीनों लेयर्स नहीं है, कहीं आप सोचोगे भी तीनों लेयर्स हैं, तीनों लेयर्स इसके अंदर होती तो फिर मेरी बात सही हो जाती, दो हार्ट हैं हार्ट के हमारी बॉडी के अंदर। मायोकार्डियम से बना हुआ है क्या, सेप्टम। तो लाइनिंग तो है क्या इसकी जी, लाइनिंग तो है इसकी। वो किससे हो सकती है, लाइनिंग बोलने, कवरिंग बोलने यहां पर अंदर में, तो किससे, एंडोथेलियम से। जन्म से पहले तो लेफ्ट साइड टू राइट साइड, राइट साइड टू लेफ्ट साइड जो है वो ब्लड का फ्लो चलता रहता है, डिस्कस करेंगे हम पीडियाट्रिक्स में। लेकिन जन्म के बाद में जो है हार्ट में जो ब्लड है वो एक ही रास्ते से बहता है, वन वे। गाड़ियों का नहीं लिखा होता कई रास्तों पर वन वे, तो हार्ट के अंदर जो ब्लड का जो फ्लो है, आपसे कोई पूछ ले कैसा है भाई, टू वे है या वन वे है, इट्स वन वे। कैसे भाई, जो पूरी बॉडी का डिऑक्सीनेटेड ब्लड यहां पर राइट एट्रियम के अंदर आया, वो यहां पर एक वॉल्व है भी डिस्कस करेंगे, उससे राइट वेंट्रिकल में आएगा, राइट वेंट्रिकल से फिर वाया लंग्स होते हुए ऑक्सीजनेट होकर के लेफ्ट एट्रियम में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में और फिर बॉडी को जाएगा। इसका मतलब ये वन वे है, दोनों साइड से, इधर से भी ऐसे नहीं चल रहा होता। हार्ट के अंदर जो ब्लड फ्लो है वो कैसा है, वन वे है। क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों एग्जाम्स के अंदर ऐसे भी। अब एक चीज देखिएगा आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट, और जो बच्चे बार बार इन चीजों को भूलते रहते हैं, ये राइट साइड वाला एट्रियम, लेफ्ट साइड वाला एट्रियम, राइट साइड वाला वेंट्रिकल, लेफ्ट साइड वाला वेंट्रिकल। हमने क्या बताया आपको कि जन्म के बाद में इधर से इधर के कनेक्शन जो हैं वो बंद है, यानी कि इस साइड से कोई कनेक्शन नहीं है, वन वे रास्ता है। ये इस तरीके से कोई कनेक्शन नहीं है, इसका मतलब वन वे रास्ता है। और वन वे रास्ता है, इसका मतलब ब्लड फ्लो जो है वो इधर से आएगा, इधर से होते हुए, लंग से होते हुए, जो वाया लंग से होते हुए, फिर क्या लेफ्ट एट्रियम से और लेफ्ट वेंट्रिकल को आएगा। राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल। इसका मतलब एट्रियम एट्रिया और किसके बीच में, वेंट्रिकल्स के बीच में कोई ना कोई वॉल्व लगे हुए हैं, और उन्हें हम क्या बोलते हैं, इन्हीं के नाम से बोलते हैं। एट्रियम और वेंट्रिकल्स के बीच में है, इसलिए हम इन्हें बोल देते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व्स। क्लियर है। अब कौन सा, शॉर्ट में क्या बोल देते हैं, एवी वॉल्व्स। क्लियर है भाई। लेकिन ये एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व देखो राइट साइड में भी है, लेफ्ट साइड में भी है। तो राइट साइड में जो एवी वॉल्व है, एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व है, उसको क्या बोलते हैं, वो उसके जो कस्प हैं, एंडोथेलियम के बने हुए कस्प जो हैं, फोल्ड्स हैं, एंडोथेलियम के सबसे अंदर वाली लेयर के 3 कस्प होते हैं, यानी कि ये एंडोथेलियम के 3 फोल्ड होते हैं, उसमें 3 फोल्ड से बना हुआ है, 3 कस्प से बना हुआ है। इसलिए राइट साइड के राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व को हम क्या बोल देते हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व भी बोल देते हैं। आप समझ लीजिएगा, ये एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व, ये भी एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व, ये राइट साइड का तो राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व बोल दिया, ये लेफ्ट साइड का तो लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व बोल दिया। राइट साइड वाला 3 कस्प का बना होता है, 3 फोल्ड्स का बना होता है, इसलिए हम इसे ट्राइकस्पिड वाल्व भी बोल देते हैं। लेकिन लेफ्ट साइड वाला जो है वो 2 कस्प ही होते हैं उसके अंदर, इसलिए हम इसे बाइकस्पिड वाल्व ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, बाइकस्पिड वाल्व। और इसी का दूसरा नाम है क्या भाई, मिट्रल वाल्व। ये चीजें तो आपको लाइफ टाइम के लिए याद होनी चाहिए। कस्प किसके हैं, ये एंडोथेलियम के जो सबसे अंदर की लेयर है हार्ट की, उसके फोल्ड्स हैं, उसी के कस्प बने हुए हैं, वही वॉल्व का काम करते हैं। तो ये वॉल्व कैसे होते हैं भाई, इस तरीके से खुलते हैं। यहां पर ये छाते की तरह से उल्टे नहीं होते क्या, जी नहीं होते। क्यों, टेंडिनस स्ट्रक्चर्स होती हैं,
टेंडिनस कोड से बंधे हुए होते हैं, एक तरीके से धागे होते हैं, और इन्हें हम क्या बोलते हैं भाई? कोर्डी टेंडिनी। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्वेश्चन एग्जाम्स का, कोर्डी टेंडिनी। टेंडिनी ये कस्प जो है, वाल्व जो है, वो छाते की तरह से उल्टे क्यों नहीं हो जाए, डिस्कस करेंगे हम कब, किस समय में, जब ब्लड फ्लो जो है वो वापस बैक फ्लो क्यों नहीं हो जाता, उसको बैक फ्लो को रोकने के लिए, और बैक फ्लो के समय में ये उल्टे हो जाए तो, जैसे हवा का झोंका चलता है तो छाता उल्टा हो जाता है कई बार ना, हवा अपोजिट चल रही होती तो छाता खुल करके उसकी तारियां मुड़ जाती हैं, तो क्यों नहीं मुड़ता? टेंडिनस स्ट्रक्चर जो है इसको रोक करके रखती हैं, और इन्हें बोलते हैं कोर्डी टेंडिनी। कब खुलेंगे, कब बंद होंगे, डिस्कस तो करेंगे अभी और भी, लेकिन आप समझिएगा कि जब कभी भी ये वाल्व कैसे खुलते हैं, आपसे एग्जाम्स के अंदर पूछ सकता है कोई, एवी वाल्व जो हैं वो कैसे खुलते और कैसे बंद होते हैं, कोई डोरकीपर रखा हुआ है क्या? जी नहीं, कोई एनर्जी नहीं लगती, ये पैसिवली खुलते हैं। कैसे खुलते हैं भाई? पैसिवली, अपने आप से खुलते हैं। अपने आप का मतलब जब मर्जी तब खुल जाए क्या? जी नहीं, जब कभी भी राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम में प्रेशर ज्यादा होता है तो अपने आप से खुल करके यहां का जो ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आ जाएगा, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आ जाता है। क्लियर है ये चीज? पैसिवली खुलते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा, किसी एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती। किस हिसाब से पैसिवली? प्रेशर ग्रेडियंट के हिसाब से खुलते हैं। जब कभी भी प्रेशर एट्रिया में ज्यादा हो गया तो एवी वाल्व्स खुल जाते हैं। तो बंद कब होते हैं? जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, और वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां से पल्मोनरी आर्टरी में और यहां से एओर्टा के थ्रू बॉडी में ब्लड जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो अगर ये खुले होते तो ब्लड इधर भी चला जाएगा, इसका मतलब बंद करना जरूरी है। और उस समय में क्या होते हैं? एवी वाल्व जो है वो बंद हो जाते हैं, वो भी पैसिवली बंद हो जाते हैं। जैसे ही राइट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल में प्रेशर कम होता है ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाते हैं, अदरवाइज बैक फ्लो हो जाता ब्लड का वेंट्रिकल्स टू एट्रिया। लेंथ में डिस्कस करेंगे कि एट्रिया कैसे, एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व जो हैं कैसे खुलते हैं, कैसे बंद होते हैं, कैसे साउंड आती है जो हम S1 S2 सुनते हैं, और कौन सी साउंड हमें कहां पर सुनाई देती है, सारी चीजें हम लेंथ में डिस्कस करने वाले हैं। इसी तरीके से छोटी छोटी चीजें डिस्कस करते हुए अगेन एंड अगेन हम आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कम पढ़िए लेकिन अच्छा पढ़िए। जो चीजें आपके दिमाग में बैठे, बार बार आप इन चीजों की तरफ में टेंशन मत कीजिए कि भैया जल्दी से पढ़ लें और रिवाइज करते रहें। सिलेक्शन रिवीजन से नहीं होगा, सिलेक्शन पढ़ने से होगा। सिलेक्शन रिवीजन दोस्तों बार बार 10 बार भी रिवीजन कर लोगे उससे नहीं होगा सिलेक्शन। सिलेक्शन रिवाइज किसको करना है? रिवाइज जो आपने पढ़ा हुआ है उसको करना है, ना कि पूरा का पूरा पढ़ करके 10 बार उसको आप रिवाइज करो। समझ रहे हो? आप चीजों को डिस्कस करेंगे दोस्तों इसी वीक में। अगले ही हफ्ते में एक अच्छा मोटिवेशनल सेशन रखेंगे जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आपको DSSB की तैयारी करनी है और कैसे एग्जीक्यूट करना है अपना प्लान आने वाले एग्जाम्स के लिए। स्क्रीन पर आपको अरिथमेटिक एबिलिटी का एक अच्छा सा क्वेश्चन नजर आ रहा है और डिस्कस करेंगे कैसे करना है क्वेश्चन। क्या लिखा है क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि सिंपल इंटरेस्ट की किसी रेट से कोई धन जो है वो 6 साल में डबल हो जाए तो वही धन कितने साल में 4 गुना हो जाएगा? क्वेश्चन को समझिएगा। कोई धन है, कोई अमाउंट है, कितनी है? x है। क्या थी ये? प्रिंसिपल अमाउंट है, p है ये। ठीक है, हम ऐसे लिख रहे हैं जी। कितने दिनों में? 6 साल के अंदर, 6 ईयर्स में कितना हो गया भाई? डबल हो गया। ये डबल क्या चीज है भाई? कंपाउंड मनी है ये मिश्र धन है। ये 2x क्या चीज है? कंपाउंड मनी है 2x। इसका मतलब इंटरेस्ट कितना हो गया भाई? कंपाउंड मनी में से प्रिंसिपल अमाउंट घटा दीजिए, 2x में से x घटा दीजिए, सिंपल इंटरेस्ट की अमाउंट आपके पास में आ गई। आपके पास में सिंपल इंटरेस्ट भी है, ईयर भी है और साथ में प्रिंसिपल अमाउंट भी है। रेट पता करनी है, हो जाएगी जी। जब इतनी चीजें आपके पास में है तो रेट आप पता कर सकते हो आराम से। रेट पता करने के लिए भाई सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? PTR अपॉन 100। तो R का फॉर्मूला क्या हो गया भाई? SI इंटू 100 अपॉन, ये लिखने की चीजें नहीं है दोस्तों एग्जाम्स में, इंटू PT। SI क्या है? X है, ये R पता कर रहे हैं भाई हम, इंटू 100। P क्या है? X ही है। टाइम कितना है भाई? 6 साल है। X से X कट गया, 100 और 6 2 से डिवाइड हो रहे हैं, 50/3। क्योंकि हमारा क्वेश्चन दोस्तों अभी खत्म नहीं हुआ इसलिए हमने रेट को ऐसे ही रख लिया हमने इसको। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया क्या? 50/3।
अब इसमें क्या बोल रहा है भाई, ये वापस आगे क्वेश्चन में क्या जा रहा है, यही धन कितने साल में 4 गुना हो जाएगा। मतलब कि प्रिंसिपल अमाउंट कितना था, x था, कितना करना चाह रहा है भाई, इसको 4x करना चाह रहा है, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया भाई, 3x हो गया। समझ रहे हो ना, ये 4x क्या है, कंपाउंड मनी है। कंपाउंड मनी में से आप प्रिंसिपल अमाउंट निकालोगे तो सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा आपके पास में। आपके पास में क्या क्या चीजें हैं, PB है, P कितना है, x है, टाइम तो आपसे पूछ रहा है, R है क्या, G अभी निकाली थी हमने 50/3, और सिंपल इंटरेस्ट आपके पास में है क्या, G है हमारे पास में 3x। R की वैल्यू, टाइम की वैल्यू निकाल लीजिए। टाइम का मतलब क्या हो जाएगा भाई, वही फॉर्मूला PTR/100। ये बार बार करने की चीजें नहीं है दोस्तों, हम तो आपको बता रहे हैं इसलिए समझना आपको। टाइम कितना हो जाएगा, SI × 100/PR। PR SI कितना है जी, यहां पर 3x है, इंटू 100, प्रिंसिपल अमाउंट x है, रेट 50/3 है दोस्तों, 50 2x, तो दोस्तों 3 दूनी 6, 6 3 18। 18 साल में वो अमाउंट जो है वो 4 गुना हो जाएगी। जानने को तो शॉर्ट ट्रिक भी है दोस्तों, कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाइए एक बार, समय के साथ में आपको शॉर्ट ट्रिक्स भी बताएंगे। आप बोलोगे सर क्यों नहीं बता रहे, जब कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होगा तो शॉर्ट ट्रिक का कोई फायदा ही नहीं है दोस्तों। ठीक है, कहां कहां पर क्या क्या शॉर्ट ट्रिक लगाओगे इसलिए समझ में नहीं आएंगी। और इस क्वेश्चन को करने में, ऐसे करने में भी आपको हार्डली 20 सेकंड लगेंगे। आप सोचोगे साहब 36 सेकंड तो बहुत कम होते हैं। मैं कह रहा हूं हर मैथमेटिक्स के हर क्वेश्चन में 20 25 30 सेकंड में आप आराम से कर लोगे मैक्सिमम। अदरवाइज 3 4 4 सेकंड के भी क्वेश्चन है, इतना नहीं है तो आपको समझाने के हिसाब से बताना पड़ गया इतना, अदरवाइज जरूरत नहीं थी। अगेन एक और वैसा ही क्वेश्चन, कोई धन कितने समय में सिंपल इंटरेस्ट की 5% ईयरली रेट से 40% बढ़ जाएगा। क्या कह रहा है, यानी प्रिंसिपल अमाउंट, देखो इसमें परसेंटेज वाला भी इंक्लूड है और सिंपल इंटरेस्ट भी इंक्लूड है। कोई धन मान लीजिए 100 रुपए था, हमने इसको 100 रुपए क्यों माना, क्योंकि बोल रहा है 40% बढ़ जाएगा, तो हम क्या माने, उसको अक्स मानेंगे तो ज्यादा टिपिकल हो जाएगा। यस कर सकते हैं लेकिन ज्यादा टिपिकल हो जाएगा। कोई धन जो 100 रुपए था बाद में 140 रुपए हो गया, यही तो कहने का मतलब है ना। तो 100 रुपए क्या थी, प्रिंसिपल अमाउंट थी, 140 रुपए क्या है दोस्तों, कंपाउंड मनी है। इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट क्या आ गया, यहां पर 40 रुपए आ गया। समझ रहे हो आप चीज, प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास में आ गया, सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास में आ गया, इंटरेस्ट की जो रेट है वो हमारे पास में है, ईयरली रेट है। आपसे पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है, तो वही सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला दोस्तों PTR/100। ये चीजें लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए दोस्तों, हमें लिखनी पड़ रही हैं। आपसे क्या पूछा जा रहा है, टाइम पूछा जा रहा है, SI × 100/PR। SI कितना है यहां पर 40 रुपए है, 100 वैल्यू हमारे पास में ऑलरेडी है। P कितना है भाई 100 रुपए है, R कितना है भाई 5% है। देखिए भाई 8 साल, 8 साल आंसर है क्या, जी है। बहुत इजी क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है, समझ में आ जाना चाहिए। परसेंटेज आपकी जिस दिन क्लियर हो गई, सिंपल इंटरेस्ट जितना क्लियर हो गया, उतनी ज्यादा चीजें इजी हो जाएंगी आप लोगों के लिए। एक क्वेश्चन और देखिए दोस्तों इसी तरीके का, लेकिन थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, किसी धन पर 4% ईयरली रेट से 8 महीने का साधारण ब्याज। देखो चीजें बता रखी है इसने, कोई अमाउंट है एक्स अमाउंट, मान लीजिए उसको 4% ईयरली रेट से 8 महीने का उसका जितना सिंपल इंटरेस्ट बनता है, उसी अमाउंट पर 5% की ईयरली रेट से 15 महीने का जो सिंपल इंटरेस्ट बनेगा, उनका जो डिफरेंस है वो 129 रुपए है। अब एक चीज समझिएगा, अमाउंट वही है प्रिंसिपल अमाउंट, रेट देखो बढ़ा दी 5% और टाइम भी बढ़ा दिया, इसका मतलब ये वाला जो सिंपल इंटरेस्ट ज्यादा आएगा, ठीक है, इस वाले से, और इनके बीच में जो डिफरेंस है वो 129 रुपए है। देखिए ये 15 महीने वाला सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, देखिएगा सिंपल इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों के दोनों का जो डिफरेंस है वो बराबर 129 रुपए है। देखिए दोस्तों आप इस चीज को अब कैसे करोगे, सिंपल इंटरेस्ट 15 महीने वाला कितना होगा, पी अमाउंट कितनी है भाई एक्स है, इंटू रेट कितना है 5 है, टाइम कितना है 15 महीने है, 15 महीने को ईयरली में कन्वर्ट करने के लिए 12 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया इंटू 100। और दूसरा क्या था, ब्याज क्या आ रहा था भाई, एक्स सेम अमाउंट थी, 4% की रेट थी, 8 महीने का, इसको ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो 12 से डिवाइड कर लेंगे इंटू 100। लेकिन बोल रहा है इनका डिफरेंस, तो माइनस इज इक्वल टू 129। क्लियर है, सोल्व कीजिएगा और हमें बताइएगा कि इसका आंसर क्या आ रहा है। क्या पूछ रहा है आपसे, प्रिंसिपल अमाउंट, और प्रिंसिपल अमाउंट क्या, एक्स की वैल्यू मिलती है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर हमारे साथ में शेयर कीजिएगा।
ये क्वेश्चन भी हमारे स्टूडेंट के द्वारा भेजा गया क्वेश्चन है। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर दैट गिव्स रिमाइंडर ऑफ 2, 4, 5 व्हेन डिवाइडेड बाय 13, 15 एंड 16 रिस्पेक्टिवली। ये चैप्टर में हमने नंबर सिस्टम पढ़ा नहीं है, लेकिन फिर भी ये एलसीएम से रिलेटेड क्वेश्चन है, हम बता देते हैं। ऐसे क्वेश्चन में जब कभी भी आपसे बोले 4 डिजिट की स्मॉलेस्ट नंबर, 4 डिजिट की लार्जेस्ट नंबर, 3 डिजिट की स्मॉलेस्ट नंबर, 3 डिजिट की लार्जेस्ट नंबर, और उसको 13, 15, 16 से डिवाइड कर करके देखा तो 13 से डिवाइड किया तो 2 वो आया रिमाइंडर बचा, 15 से डिवाइड किया तो 4 बचा, और 16 से डिवाइड किया तो 5 बचा। इसकी स्टेप समझिएगा दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे करना है। स्टेप 1 में आपको क्या करना है, आपको जगह जगह देखोगे अलग अलग तरीके से लोग सॉल्यूशन बताएंगे, लेकिन आपको सबसे सिंपल तरीके से सॉल्यूशन हम बताएंगे। डिवाइड किससे करना है, उस 3 नंबर 4 डिजिट की सबसे छोटी नंबर को। 4 डिजिट के आप तो सोचोगे साहब 1000 होती है 4 डिजिट की सबसे छोटी नंबर, 4 डिजिट की सबसे बड़ी नंबर तो क्या होती है जी, ये होती है। तो क्या ये है क्या, जी नहीं, वो ऐसी नंबर 4 डिजिट की जो कि क्या हो सकती है 13, 15 और 16 से डिवाइड हो, और फिर 2, 4, 5 उससे शेष बचे। क्या करोगे ऐसे केसेज में, किससे डिवाइड कर रहे हो, 13, 15 और 16 से। इनका एलसीएम निकालना सबसे पहली स्टेप में, एलसीएम ऑफ 13, 15 और 16। ठीक है दोस्तों, देखिएगा कितना आ रहा है, मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा दोस्तों इसको, किसको, 13, 15 और 16 को मल्टीप्लाई करके देखिएगा कि कितना आ रहा है। सबसे पहली बात 3120 क्लियर है, ये मल्टीप्लाई करने पर इनका एलसीएम आ गया। दूसरी स्टेप में आपको क्या करना है भाई, देखो 13 से डिवाइड किया तो 2 शेष बचा, 15 ये नंबर जो है कांस्टेंट आएगा, इसका मतलब 13 माइनस 2 देखो आप, ठीक है, 15 माइनस 4 देखो आप, 15 से डिवाइड किया तो 4 शेष बचा, 16 से डिवाइड किया तो कितना शेष बचा, 5 बचा। इनका रिजल्ट देखिए दोस्तों 11, 11, 11। क्लियर है दोस्तों, ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, और ऑब्वियस सी बात है कांस्टेंट वैल्यू ही रहेगी जी। आपको इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करना था, इन नंबर्स का एलसीएम निकाल लेना। एलसीएम दोस्तों आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये इनमें से एक तो ये प्राइम नंबर है, एक प्राइम नंबर आ गई तो फिर तो, और दोनों नंबर्स जो है 2 से डिवाइड हो नहीं रही, तो आप एलसीएम निकालने जाओगे 2, 2 से 3, 3 से डिवाइड करके, तो यही आएगा इसका एलसीएम 3120 रुपए डिवाइड मल्टीप्लाई करके निकालना पड़ेगा। दूसरा, इनका जो डिफरेंस देखिए कांस्टेंट आएगा आपको हमेशा। आप बोलोगे सर कांस्टेंट कैसे आएगा, ऑब्वियस सी बात है, जितना डिफरेंस इनका देखो जिस तरीके से करते जाएंगे उतना ही डिफरेंस इनका बढ़ता चला जाएगा, इसका मतलब कांस्टेंट है वो वैल्यू। जो आपके पास में कांस्टेंट वैल्यू आ रही है उसको इस नंबर में से माइनस कर दीजिएगा, 3120 में से 11 माइनस कर दीजिएगा दोस्तों, कितना आ गया, 3109, और यही इसकी सबसे छोटी नंबर है जो कि 13, 15 और 16 से डिवाइड होने पर 2, 4 और 5 जो है वो शेष फल बचेगा। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है इसी मेथड से आपको करना है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन, ये तो छलावा था दोस्तों जो 4 डिजिट नंबर इसने स्मॉलेस्ट नंबर लिख रखा था, ठीक है ना। और ऐसा कोई भी क्वेश्चन जो आएगा वो इसी मेथड से आपको करना, और बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले आप जो गिवन नंबर है उनका एलसीएम लेना, इनके एलसीएम मत लेना, रिमाइंडर का एलसीएम नहीं लेना है, जिससे डिवाइड करे उसका एलसीएम लेना है, तो एलसीएम ले लेना, इनका एलसीएम आ गया। फिर इनका डिफरेंस देखना दोस्तों, सेम आएगा हमेशा, हमेशा आपको सेम देखने को मिलेगा। 13 में से 2 गए 11, 15 में से 4 गए 11, और 16 में से 5 गए 11। ऑब्वियस सी बात है सेम ही आएगा, जितना आप बढ़ाते चलेंगे उतना ही उसका रिमाइंडर जो शेष जो बचता जाएगा और डिफरेंस सेम रहेगा। उस रिमाइंडर को, उस कांस्टेंट वैल्यू को इस एलसीएम में से माइनस कर दीजिएगा, आपकी स्मॉलेस्ट नंबर जो है आपको मिल जाएगी। आज के इस सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।